Good morning class. Welcome in social science class. Dear learners, today we are going to learn from our book, Our Past, chapter number 3, The Delhi Sultans. Dear learners, we have started this lesson in our previous class and we have learned about the rulers of Delhi and how Delhi became an important city. And in this class, we are going to have a closer look about the administration and consolidation under the Tughlaqs and Khilji dynasties. तुगलक और खिलजी डायनेस्टीज में एम्पायर को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखा जाता था, आज वो हम अपनी इस क्लास में सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. दिल्ली सल्तनत जैसे बड़े एम्पायर को अच्छे से रन करने के लिए भरोसे वाले गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की नीड होती थी. सो रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड chieftains एज गवर्नर, द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुमिश फेवर्ड their special slaves purchased for military service called badanga in Persian. So अच्छे नोबल पर्सन्स को और बड़े सरदारों को गवर्नर्स बनाने की बजाय जो पहले के दिल्ली के सुल्तान होते थे, राजा थे, जिसमें स्पेशली यहाँ पर इल्तुमिश का एग्जाम्पल दिया गया है, वो फेवर करते थे अपने खरीदे हुए गुलाम को, स्लेव को गवर्नर नियुक्त करना, जिनको स्पेशली मिलिट्री के काम के लिए हायर किया जाता था. सो वो उनको गवर्नर बनाना फेवर करते थे. They were carefully trained to man some of most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. अब उन स्लेव्स को स्पेशली ट्रेन किया जाता था पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे उन्हें राजा के लिए राजनीतिक तरीके से काम करना है. सो यहाँ पर जब उनको कम्प्लीटली वो क्या थे, अपने मास्टर पर डिपेंड थे, तो यहाँ पर राजा भी उनके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट कर सकता था. सो इसीलिए वो फेवर भी करता है. नेक्स्ट बॉक्स में हमें स्लेव्स की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए कि वहाँ पर राजा जो थे वो स्लेव को गवर्नर क्यों नियुक्त कराते थे. सो यहाँ पे हमें कुछ एक कोट दिया गया है इस बॉक्स के अंदर, इसमें लिखा गया है स्लेव रेदर देन सन्स. द सुल्तान वर एडवाइज्ड a slave whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. यहाँ पर बताया गया है कि एक स्लेव जो है अगर वो ट्रस्ट वर्दी है तो वो बेटे से भी बढ़कर है. और इसमें बताया गया है कि राजा जो थे उनको सलाह दी जाती थी कि ऐसे स्लेव जिनको हम लाते हैं, उनको पालते पोसते हैं, उनको आगे से आगे बढ़ाते हैं, सो हमें उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत वाले को ही एक अच्छा ट्रस्टवर्दी गुलाम मिलता है. वाइज मैन हैव सेड दैट, और बुद्धिमान लोग जो थे वो क्या कहते थे, अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज बेटर देन अ सन, कि एक विश्वास पात्र स्लेव और जिसको बहुत अनुभव भी है वो बेटे से बढ़कर है. सो यहाँ पर देखा कि कैसे स्लेव को उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंस दी है. द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बदंगा एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजिशंस. सो यहाँ पर बताया गया है कि जो तुगलक और खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स थे वो निम्न वर्ग के लोगों को, जो जहाँ पर आपको पता है कि हमारे इंडिया में अपर कास्ट और लोअर कास्ट का भी एक सिस्टम शुरुआत से चला आ रहा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे तुगलक और जो खिलजीज थे वो निम्न वर्ग के लोगों को हायर डेजिग्नेशंस पर, उच्च पदों पर अपने उनको बिठा देते थे, उनको नियुक्त कर देते थे. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, उनको जनरल्स बना दिया जाता था, गवर्नर बना दिया जाता था. हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इसकी वजह से जो हायर जो कास्ट है, अपर कास्ट के जो लोग थे या जो चीफ थे वो सभी क्या है, बुरा मान गए, जिसकी वजह से एक राजनीति में अस्थिरता आ गई, इंस्टेबिलिटी वहां पर आ गई. Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. अब यहाँ पर बोला गया है heirs, कि जो स्लेव्स थे या फिर जो क्लाइंट्स थे वो अपने मास्टर के प्रति तो अच्छे से रिलायबल थे, बट अगर बात की जाए कि उनसे जो उच्च अधिकारी थे उनके प्रति वो
इतने लॉयल नहीं थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। अब ये भी बात है कि अगर मान लो कि एक से सुल्तान है, एक राजा है, अब वो रिमूव हो गया है, थ्रोन उसके पास से चला गया है, सो जो नेक्स्ट जो राजा आएगा वो अपनी स्लेव्स लेकर आएगा और वो अपनी नई जो डेजिग्नेशंस होंगी वो अपने लोगों को देगा। सो इससे पहले वालों को रिमूव कर दिया जाएगा। As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility, जिसकी वजह से पुराने और नए जो नोबल पर्सन्स थे उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होते थे, झगड़े होते थे। The patronage of these humble people by the Delhi Sultan also shocked many elites, and the authors of Persian Tarikhs criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. So इस वजह से बताया गया है कि हम जो पर्शियन त्वारीख्स हैं, त्वारीख्स हमने पहले भी बोला था कि जो हिस्ट्री जिनमें लिखी गई है पर्शियंस में उनको तारीख और त्वारीख्स बोल दिया जाता है उन बुक्स को। सो यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए जो ऑथर्स थे, लेखक थे, उन्होंने राजाओं को क्रिटिसाइज भी किया है। किस बात के लिए? कि वो निम्न वर्ग के लोगों को हाई पोजीशन दे देते हैं, उच्च पद जो है उनको नियुक्त कर देते हैं। इसके लिए उनकी बुराई भी हुई, उनको क्रिटिसाइज भी। वो सभी क्या है, बुरा मान गए, जिसकी वजह से एक राजनीति में अस्थिरता आ गई, इंस्टेबिलिटी वहां पर आ गई। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their कि जो स्लेव्स थे या फिर जो क्लाइंट्स थे वो अपने मास्टर के प्रति तो अच्छे से रिलायबल थे, बट अगर बात की जाए कि उनसे जो उच्च अधिकारी थे उनके प्रति वो इतने लॉयल नहीं थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। अब ये भी बात है कि अगर मान लो कि एक से सुल्तान है, एक राजा है, अब वो रिमूव हो गया है, थ्रोन उसके पास से चला गया है, सो जो नेक्स्ट जो राजा आएगा वो अपनी स्लेव्स लेकर आएगा और वो अपनी नई जो डेजिग्नेशंस होंगी वो अपने लोगों को देगा। सो इससे पहले वालों को रिमूव कर दिया जाएगा। As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility, जिसकी वजह से पुराने और नए जो नोबल पर्सन्स थे उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होते थे, झगड़े होते थे। The patronage of these humble people by the Delhi Sultan also shocked many elites, and the authors of Persian Tarikhs criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. So इस वजह से बताया गया है कि हम जो पर्शियन त्वारीख्स हैं, त्वारीख्स हमने पहले भी बोला था कि जो हिस्ट्री जिनमें लिखी गई है पर्शियंस में उनको तारीख और त्वारीख्स बोल दिया जाता है उन बुक्स को। सो यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए जो ऑथर्स थे, लेखक थे, उन्होंने राजाओं को क्रिटिसाइज भी किया है। किस बात के लिए? कि वो निम्न वर्ग के लोगों को हाई पोजीशन दे देते हैं, उच्च पद जो है उनको नियुक्त कर देते हैं। इसके लिए उनकी बुराई भी हुई, उनको क्रिटिसाइज भी। ऊपर कही हुई बात को प्रूव करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अपनी बुक में एक और बॉक्स दिया गया है और उसमें बताया गया है ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। Sultan Muhammad Tughlaq appointed Aziz Kumar, a wine distiller, Firoz Hajjam, a barber, Manakka Tabak, a cook, and two gardeners, Ladda and Pira, to a high administrative post। कि कैसे मोहम्मद तुगलक ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक नाई को, एक शराब बेचने वाले को, एक कुक को, दो मालियों को कैसे हायर पोजीशन दी हुई है। जियाउद्दीन बरूनी, a mid-14th century chronicler, reported their appointments as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। और इस काम के लिए जियाउद्दीन बरूनी जो उस समय में क्रॉनिकलर्स थे, उस समय में एक ऑथर थे, उन्होंने इस बात के लिए राजा की बुराई भी की है, उनको क्रिटिसाइज किया है कि राजा ने शायद अपनी राजनीतिक समझ और अपनी न्याय करने की और राजा बने रहने की क्षमता जो है वो खो दी है, तभी वो ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं। Like the early sultans, the Khilji and Tughlaq's monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes। डिफरेंट साइजेस की जो टेरिटरी तुगलक्स और खिलजीज के पास थी, उन्होंने उसके लिए पहले के राजाओं के जैसे ही गवर्नर्स नियुक्त कर दिए और ये गवर्नर्स थे मिलिट्री के कमांडर्स।
दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ताज, और ये जो ज़मीन थी डिफरेंट साइजेस की जिनकी देखरेख के लिए गवर्नर्स नियुक्त किए गए, इस लैंड को बोला जाता था इक्ता। एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तेदार एंड मुक्ति, और उनके जो इक्ता को देखरेख करते थे वो इक्तेदार या फिर मुक्ति कहलाते थे। द ड्यूटी ऑफ मुक्तिज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। सो इनका काम क्या होता था, जो ये मुक्ति थे, कि इनको जो लैंड दी गई है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और राजा को जब भी मिलिट्री की ज़रूरत होगी तो उस मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना मुक्तिज का या फिर इक्तेदार का काम होता था। इसके बदले में इनको क्या मिलता था? In exchange for their military service, the Muktis collected the revenue of their assignments as salary. They also paid their soldiers from these revenues. So उस इलाके से वो क्या कर सकते थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, जिसके अंदर से वो अपनी सैलरी और अपने सोल्जर्स की सैलरी भी पे करता था। कंट्रोल ओवर मुक्तिज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। और राजा इक्तेदार का जो ये सिस्टम था या इक्कत जो थी, इनको मेंटेन करने के लिए क्या करता था, इन पे बता दिया गया था कि कोई भी इक्तेदार जो है वो इनहेरिटेबल नहीं होगा। दैट मीन्स इक्तेदार का बेटा इक्तेदार या मुक्ति का बेटा मुक्ति नहीं बनेगा। दूसरी बात, इनका जो टाइम पीरियड भी होता था जॉब करने का, जो ये मुक्ति बने रहने का, ये भी बहुत शॉर्ट होता था। थ्रू आउट खिलजीज और तुगलक के पीरियड में चलता रहा। अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज, और एक अकाउंटेंट जो है वो नियुक्त किया जाता था राजा के द्वारा, राज्य के द्वारा, किस बात के लिए, ताकि वो चेक रख सके कि मुक्तीज जो है वो कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे उसको खर्च कर रहे हैं, उस सब चीज़ों के लिए। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्तीज कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। इसके अलावा जो है और राजा जो है क्या ध्यान रखता था कि मुक्तीज जो हैं वो जो राजा ने टैक्स लगाया है या स्टेट ने जो टैक्स लगाया है वही मुक्तिदार कलेक्ट करें, उससे ज़्यादा या कम जो है वो ना करें। साथ के साथ जो नंबर ऑफ सोल्जर्स जितने राजा ने बताए हैं सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ सोल्जर्स रखे, ना कि अपनी मिलिट्री को बढ़ाता रहे। इसका ऐसा क्यों करते थे राजा? सो दैट कि कभी मुक्तिदार जो है वो और ज़्यादा सेना रख के खुद ही राजा के ऊपर अटैक ना कर दे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुक्तिदार के ऊपर चेक रखा जाता था। चेक मतलब नज़र रखी जाती थी। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें बताया था मैंने कि hinterland क्या होती है। जो गैरिसन टाउन होते थे, जहाँ उसके आसपास की जो एरियाज होते थे जहाँ से उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती थी, वो hinterland कहलाता था। As the Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the samantas, aristocrats and rich landlords to accept their authority. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. और जैसे ही राजा ने शहरों के साथ साथ जो हिंटरलैंड थी, जो आसपास के इलाके थे, जब उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया तो उन्होंने फोर्सफुली जो वहाँ के सामंत्स थे या फिर एरिस्टोक्रेट्स थे उन सब को भी अपनी अथॉरिटी मानने के लिए मजबूर कर दिया। अंडर द अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके टाइम पीरियड में वहाँ पर लैंड रेवेन्यू को क्या किया गया, स्टेट ने, राज्य जो था उसने असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया कि टैक्स की जो वसूली है वो सब कुछ, कितना टैक्स लगेगा, कहाँ कैसे क्या वसूली होगी, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। द राइट ऑफ द लोकल चीफटेन्स टू लीव टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे द टैक्सेस। और जो वहाँ के लोकल जो चीफटेन्स थे, जो लोकल सरदार थे, उनको इस हक से हटा दिया गया कि उनको टैक्स वसूली अब नहीं करनी है। इवन उनके ऊपर भी बोल दिया गया कि आप लोगों को खुद राजा को टैक्स पे करना है। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट। और सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने ज़मीन की पैमाइश शुरू कर दी और साथ के साथ ज़मीन की जो पैमाइश हुई उसका हिसाब जो है उसको भी बहुत अच्छे से नोट डाउन किया। देवर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस। वहाँ पर उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 3 तरीके के टैक्सेस थे। नंबर 1 ऑन द कल्टिवेशन कॉल्ड खरास एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। सबसे पहला जो टैक्स बताया गया है यहाँ पे वो बोला गया है कि जो किसान ज़मीन पे खेती करता था उस खेती पर टैक्स लगता था
जिसको बोला जाता था खराज, और ये जो प्रोड्यूस होता था, जो भी फसल निकल के आती थी उसका 50% जो है वो राजा को एज ए टैक्स के तौर पे चला जाता था। सेकंड जो है वो कैटल्स पर लगता था, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे उनके ऊपर, और थर्ड जो है वो हाउस टैक्स था। It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत सारा हिस्सा अभी भी जो दिल्ली के सुल्तान था उनकी पकड़ से, उनके कब्जे से बाहर था। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi. और दिल्ली से जो दूर की प्रोविंसीज थी, जैसे बंगाल की प्रोविंसीज हैं या फिर साउथ नॉर्थ वेस्ट की प्रोविंसीज हैं, उनके ऊपर कंटिन्यू पकड़ बना के रखना बहुत ही मुश्किल टास्क था। एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग द साउदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। और जैसे ही जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने साउदर्न इंडिया की तरफ मार्च करना शुरू किया उनके ऊपर विजय पाने के लिए, तो उनका नॉर्दर्न का जो हिस्सा था जो पहले उनकी पकड़ में था वो अब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया। इवन द गंगटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरिया, और जो गंगा का मैदान था जहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट थे वहाँ पर दैट सुल्तान फोर्सेस कुड नॉट पेंट्रेट, और वहाँ पर तो वैसे ही जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर तो राजा को पकड़ बनाना वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में जो मिलिट्री कैंपेन है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। लोकल चीफ्टेंस इस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स, और जबकि वहाँ के जो लोकल चीफ्टेंस है, लोकल सरदार हैं, उन्हें अपनी ज़मीन का ज़्यादा अच्छे से पता है, अपने लोगों के बारे में। सो वो क्या करते, वो वहाँ के सरदार बन जाते, वो अपना कंट्रोल अपने अंडर ले लेते। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कई बार राजा ने, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक ने इन एरियाज में कंट्रोल करने की कोशिश की, बट ये ज़्यादा लंबे टाइम कर नहीं पाए। Chieftains and their fortifications. Ibn Battuta, a 14th century travel from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes, अब यहाँ पर सरदारों के बारे में इब्न बतूता जो एक 14th सेंचुरी के टाइम में क्रॉनिकलर्स था या ऑथर था, जो अफ्रीका के मोरक्को देश से भारत यात्रा पर आया था, वो लिखता है, fortified themselves in mountains in rocky uneven rugged places as well as in bamboo groves, कि जो सरदार थे, जो लोकल सरदार थे, वो अपने आप को क्या करते थे, ऊंची नीची ज़मीन में माउंटेन्स के अंदर वो अपना किला बना लेते थे, या फिर कभी कभी वो बैम्बू से बनाए हुए झुंड में भी रहते थे। इन इंडिया द बैम्बू इज़ नॉट होलो इट इज़ बिग, और ये जो बैम्बू होते हैं इंडिया में ये काफ़ी बड़े होते थे। इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरविंग दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्टेड दैम, और ये जो बैम्बू आपस में इस तरीके से गुथे हुए होते थे कि कभी आग भी इनके ऊपर असर नहीं कर पाती थी। दैट मीन्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे। द चीफ्टेंस लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व्स देम एज रैम्पार्ट्स इनसाइड विच आर देयर केटल्स एंड देयर क्रॉप्स, और ये जो जंगल थे ये उन लोकल सरदारों के लिए किलों की प्राचीर का काम करते थे, दीवारों का काम करते थे, और इन्हीं दीवारों के अंदर ही उनकी फसल और उनके कैटल्स जो थे, जो उनके एनिमल्स थे, वो भी रहते थे। देयर इज़ ऑल्सो वाटर फ्रॉम फॉर देम विद इन, दैट इज़ रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर, और साथ के साथ वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी भी होती थी, क्योंकि बारिश आती थी वो पानी कलेक्ट हो जाता था। तो कुल मिला के उन सरदारों के पास सारे रिसोर्सेज होते थे, उनके कैटल्स, पानी और उनकी फसल, वो सब कुछ उन जंगल की दीवारों के अंदर ही होता था। हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट बाई पावरफुल आर्मीज who entering these forest cut down the bamboos with specially prepared instruments। अब इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, इन लोकल सरदारों के ऊपर अगर किसी को विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत हो। द मंगोल अंडर गंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसओक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लोट सून आफ्टर। सो 1219 में गंगेज खान जो थे मंगोल के, इन्होंने ट्रांसओक्सियाना पर अटैक किया जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान के पास पड़ता है, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली की तरफ, दिल्ली के सुल्तानों को फेस करना शुरू किया। मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में जो मंगोल्स थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक करना शुरू किया। एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल्स, और मोहम्मद तुगलक के शुरुआती टाइम पीरियड में भी ये कंटिन्यू रहा।
This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenges. जिसकी वजह इन दोनों राजाओं को ही दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी आर्मी को इस्टेब्लिश करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इतनी बिग आर्मी को संभाल पाना, उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाना उसका, तो ये भी एक बिग चैलेंज था। अब देखते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें दोनों ही राजाओं ने कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया, कैसे अपनी आर्मी को संभाला और उसको मैनेज किया, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है वो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस इन 1219 एंड 302 में यहाँ पर अटैक हुआ दिल्ली में 2 टाइम्स अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। एज ए डिफेंसिव मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। सो यहाँ पर उसने अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ी आर्मी यहाँ पर खड़ी की हुई थी। जबकि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन, द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, Muhammad Tughlaq was confined about the strength of his army and his resource to plan an attack on Transoxiana. He therefore raised a large standing army. देखिए मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पे क्या किया कि जब मंगोल्स ने उनके ऊपर अटैक किया तो उसने उनको हरा दिया, और इसके साथ साथ ट्रांसओक्सियाना पर अटैक करने के लिए भी वो तैयार हो गया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। सो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो उसने अपने सोल्जर्स के लिए एक नया टाउन बनाया जिसका नाम उसने रखा सिरी। अब बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की। सो रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities of Delhi was emptied of its resident and soldiers garrisoned there. The resident of the old city was sent to the new capital of दौलताबाद in the south. So यहाँ पर क्या किया कि जो 4 सिटी थी ओल्ड दिल्ली की उनको खाली करा लिया गया, और वहाँ पर वो सोल्जर्स को दे दी गई, और वहाँ के जो रेजिडेंट थे उनको दौलताबाद जो साउथ में नया सिटी बना था वहाँ पर उनको भेज दिया गया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। द सोल्जर हैड टू बी फेड। दिस वाज डन थ्रू आउट द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड। सो गंगा और यमुना के मैदानों के बीच में जो एग्रीकल्चर लैंड थी वहीं से जो टैक्स वसूला जाता था उसी से सोल्जर्स को सैलरी दी जाती थी, और उसी से उनको फीड भी करवाया जाता था, क्योंकि जो वहाँ के किसान थे उनकी फसल का 50% जो है टैक्स के तौर पे ले लिया जाता था। सो इसी से अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी सोल्जर्स को सैलरी और खाना देते थे। अब बात करते हैं मोहम्मद तुगलक कैसे खाना प्रोवाइड करवाते थे। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, but to meet the expense of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincided with famine in the area. अब तुगलक के टाइम में क्या हुआ, वो भी उसी सेम एरिया से अपना टैक्स की वसूली करता था, बट इसने यहाँ पर क्या किया कि और ज़्यादा एडिशनल टैक्स लगा दिए गए, और उसी सेम टाइम पे वहाँ पर सूखा भी पड़ा था। सो ये उसके टाइम में हुआ। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रेदर देन इक्ताज। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने सोचा कि सोल्जर्स को इक्कत देने की बजाय, लैंड देने के बजाय उनको सैलरी जो है वो कैश में दी जाए। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट्स इन दिल्ली। और जो सोल्जर्स थे अपनी ज़रूरत का सामान जो है वो दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। सो इट वॉज दस फियर्ड दैट मर्चेंट वुड रेज देयर प्राइसेस। और राजा को ये समझ आ गया कि हो सकता है व्यापारी प्राइसेस बढ़ा दें, तो उसने क्या किया, टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। तो उसने गुड्स के प्राइसेस जो है वो फिक्स कर दिए दिल्ली के अंदर। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय द ऑफिसर्स, और टाइम टू टाइम ऑफिसर जो है वो चेक भी करते रहते थे कि कहीं मर्चेंट्स ने वो रेट जो है वो बढ़ा ना दिए हों। एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। और जो इन बातों को फॉलो नहीं करता था उस व्यापारी को सजा दी जाती थी। सो ये किया अलाउद्दीन खिलजी ने, सोल्जर्स को कैश में सैलरी देना शुरू किया, और मर्चेंट्स को के जो गुड्स थे उनके प्राइसेस फिक्स कर दिए गए, और टाइम टू टाइम उसके ऑफिसर्स जो है वो चेक करते रहते थे। अब बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज।
बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी। यहाँ पे तुगलक ने क्या किया, वो भी अपने सोल्जर्स को जो सैलरी था वो कैश में दे रहा था, बट उसने क्या किया, उसने प्राइसेस को, गुड्स के प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया, इसके बजाय उसने एक टोकन करेंसी निकाल दी। टोकन करेंसी जो आजकल जैसे हम अपने नोट्स यूज करते हैं पैसों के लिए, पैसे जो होते हैं हमारे, सो समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, ये आजकल की जो पेपर करेंसी है, नोट जो होते हैं उनके जैसी टोकन करेंसी थी, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, और ये जो है वो बहुत ही सस्ती धातु से बनी हुई होती थी, गोल्ड या सिल्वर से नहीं। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, और 14th सेंचुरी के टाइम में लोग जो है उस पर कम ट्रस्ट कर रहे थे, तो वो क्या करते थे, उन्होंने स्मार्टली प्ले किया और उन्होंने अपने गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन थे उनको बचा के रख लिया, और जो वो सस्ती मेटल से बनी हुई करेंसी थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि उसी करेंसी को नकली तौर पे भी बना लेना बहुत ही ईजी था। तो अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में। अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड his reign for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongols invasion. So कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उनके मेजर्स जो थे एडमिनिस्ट्रेशन करने के, वो सक्सेसफुल रहे। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी मार्केट्स में गुड्स की सप्लाई को अच्छे से चलते रहने दिया, अपने चीप प्राइजेस के साथ वो मार्केट अच्छे से काम करती रही, और साथ के साथ उन्होंने मंगोल्स के अटैक से भी अपने एरिया को बचा के रखा। अब कहते हैं मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो दीज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर, हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर, ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसओक्सियाना एंड डिस्बैंड हिज लार्ज आर्मी। सो तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के प्लान्स थे वो बिल्कुल फेलियर साबित हुए, और उनमें सबसे मेन था कि उन्होंने पहले सोचा ट्रांसओक्सियाना पे अटैक करना है, तो उसके लिए कैंपेन चलाई कश्मीर में, बाद में इस प्लान को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, और जब वो यहाँ पर इस सब में बिजी था तो दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उनमें कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो गई। उन्होंने जो बहुत सारे लोगों को शिफ्ट किया था दौलताबाद में, वहाँ पर उन्होंने इशू क्रिएट करने शुरू कर दिए। द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिबेलियन, और उसी सेम टाइम पीरियड में, तुगलक के टाइम पीरियड में उसने पहले टैक्स को बढ़ा दिया, और उसी टाइम पीरियड में नेचुरल क्लैमिटी भी हो गई, वहाँ पर सूखा भी पड़ गया, और उस पर टैक्स का बढ़ना, तो इन चीज़ों से लोग परेशान हो गए और विद्रोह करने की कंडीशन में आ गए। एंड फाइनली द टोकन करेंसी, जो टोकन करेंसी उन्होंने बनाई थी उसका नकली लोग बनाते रहे, तो वो भी एक फेलियर साबित हुआ। सो कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो सक्सेसफुल रहे, और तुगलक के जो थे वो फेलियर रहे। 14th सेंचुरी की अब हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है उसमें 15th और 16th सेंचुरी में क्या हो रहा था। You will notice that after the Tughlaqs, the Sayyid and the Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. 1526 तक तुगलक्स और खिलजीज के जाने के बाद लोधी और सैयद जो है वो राज करते रहे। बट उसी सेम टाइम पीरियड में जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे साउथ इंडिया के अंदर जो लोकल्स राजा थे वो इंडिपेंडेंट राजा जो है वो उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने राज्यों को स्ट्रॉन्ग बना लिया, प्रॉस्परस कर लिया। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स, और इसी सेम टाइम पीरियड में कुछ और नए राजा भी उभर कर सामने आए, रूलिंग ग्रुप्स, जिनमें से अफगान और राजपूत बहुत ही पॉपुलर रहे। सम ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल, कुछ राज्य जो थे वो छोटे ज़रूर थे बट बहुत ही पावरफुल थे और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो रहा था। ऐसा ही एग्जाम्पल बताया गया है शेर शाह सूरी के बारे में, जो कि 1540-45 के बीच में स्टार्ट हुआ। उसने अपना हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। बिहार में एक छोटे से एरिया में वो अपने अंकल का मैनेजर बनकर उभर कर सामने आया एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। और पहले वो मैनेजर के तौर पे उसने अपना करियर शुरू किया था, बट धीरे धीरे वो इतना निपुण हो गया कि उसने मुगल एम्परर हुमायूं को चुनौती दे डाली। एंड शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली को उसने कैप्चर भी कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया एंड इस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, और अपना राज्य करना शुरू कर दिया। उसने अपनी डायनेस्टी बना ली। ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स, बट ये राज जो है उसका वो 15 ही साल चला।
It introduced an administration that borrowed element from Alauddin Khilji's and made them more efficient. और उसने अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन करने के तरीक़ों को अपनाया था और उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था शेरशाह सूरी ने। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द अकबर, द ग्रेट एम्परर अकबर, व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर। और जब मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करने की बारी आई तो जो महान राजा अकबर थे उन्होंने शेरशाह सूरी को ही अपनी इंस्पिरेशन के तौर पे लिया था, उनके तरीक़ों को अपनाया था। हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट एंड क्रूसेड। सो यहाँ पर हमें धर्म के लिए भी कुछ युद्ध होते थे और युद्ध करने वाले जो थे उन सोल्जर्स को हम नाइट कहते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। द आइडिया ऑफ द 3 ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी की शुरुआत में फ्रांस में सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। ये कौन सी क्लासेस थी? फर्स्ट हु प्रेड, जो प्रेयर करते थे, दूसरे जो थे जो युद्ध करते थे, योद्धा थे, और तीसरे हु टिल्टेड लैंड, जो थर्ड थे वो फार्मर्स थे। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 ऑर्डर्स वाज सपोर्टेड बाय द चर्च। सो ये चर्च जो है इनको सपोर्ट करता था इस डिवीजन को। दिस हेल्प द इमर्जेंस ऑफ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट, और इसने हेल्प किया, इस डिवीज़न ने हेल्प किया एक नए ग्रुप को उभर कर आने में जिसका नाम था नाइट। सो ये नाइट कौन होते थे? ये धर्म को बचाने के लिए जो योद्धा बने उस ग्रुप को कह दिया गया नाइट्स। द चर्चेज पैट्रोनाइज दीज ग्रुप्स एंड यूज देम टू प्रोपोगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। सो ईश्वरीय शांति के लिए जो कैंपेन चलाई गई थी उसके लिए नाइट्स को यूज़ किया जाता था। The attempt was to direct warriors away from conflicts among themselves and send them instead of a campaign against the Muslim who had captured the city of Jerusalem. So Jerusalem जो सिटी है उसके ऊपर मुस्लिम्स ने कब्जा कर लिया था। So ये जो नाइट थे इनको आपस में लड़ने की बजाय कैंपियंस पे भेजा जाता था मुस्लिम्स के अगेंस्ट जिन्होंने कैप्चर कर लिया था यरूशलेम को। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ कैंपियंस, और इससे एक पूरी अभियानों की सीरीज, सैनिक अभियानों की एक सीरीज ही शुरू हो गई जिसको नाम दिया गया क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध श्रृंखलाएं की गई उसको क्रूसेड नाम दिया गया। दीज कैंपियंस इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड द चर्चेज कम्प्लीटली एल्टर्ड द स्टेटस ऑफ नाइट। और जैसे कि बताया गया कि ये धर्म को बचाने के लिए था, तो जो नाइट थे वहाँ उनका जो सोसाइटी में जो स्टेटस था अब वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, क्योंकि पहले वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल माने नहीं जा रहे थे, बट यहाँ पर उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही बढ़ गई। ओरिजिनली दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स, but by the end of the 11th century in the France and a century later in Germany, the humble origin of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to known as knights. अब क्या हुआ कि उनकी जो सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन जो है वो बहुत हाई हो गई। फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर सब उनको बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे। इवन अब जो बड़े से बड़े अमीर आदमी थे वो भी अपने आप को नाइट कहलवाना पसंद करते थे। तो ये इनकी सोसाइटी का डिवीज़न है। This topic, our chapter is complete. Let's revise what we have done today. We have discussed the administration and consolidation under the Khiljis and Tughlaqs, and we have learned about the successful and failure measures of Khiljis and Tughlaqs. After that, we have seen the scenario of 15th and 16th century, कैसे लोकल किंगडम्स जो है वो उभर कर सामने आए थे, और यहाँ पर हमने शेरशाह सूरी के बारे में भी जाना। और लास्ट में हमने देखा कि फ्रेंच की जो सोसाइटी थी उसको कैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और धर्म को बचाने के लिए नाइट्स का एक ग्रुप बना दिया गया जिन्होंने क्रूसेड कैंपियंस चलाई, जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए अभियान चलाए थे, जिनको क्रूसेड बोला गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, we will meet soon in our next class with a new lesson. Till then, stay happy, keep learning.